Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और नाजरीन। आज फिर हम उर्दू के सेशन में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे लेसन आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उसका मुझे पता भी चल रहा है कि आप इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो उर्दू में एक नए सबक के साथ में हाजिर हुए हैं। सबक का उन्वान बताने से पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूं जो इस किताब के अंदर ही दिया हुआ है। इस किताब के अंदर ही दिया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर एक मर्तबा दो गब्बास बैठे हुए अपने खानदान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि जिसमें बैक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते थे। अस्तबल जानते हैं, जिसमें जानवर रखे जाते हैं। तो पहला गब्बास कहता है कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि एक वक्त बैक वक्त यानी एक ही वक्त में 10,000 घोड़े उसके अंदर रखे जा सकते थे। अब दूसरे गब्बास को कैसे चैन आता? उसने कहा, मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो उसे लेकर घर की छत पर खड़े होते थे तो बांस बादलों तक पहुंच जाता। जब चाहते बादलों को हिलाकर बारिश बरसा लेते। देखिए आप, नहले पे दहला हो गया ये। पहले गप्पी ने पूछा, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस रखते कहां थे? दूसरे गब्बास ने जवाब दिया, और कहां रखते थे? तुम्हारे दादा ही के अस्तबल में रख दिया करते थे। आप देख रहे हैं, शेखी बगाड़ना और गप्पेबाजी करने में लोग महारत लेना चाहते हैं, बाजी मारना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों और नाजरीन, हमारा ये उर्दू का चैनल है। उर्दू के चैनल के थ्रू आप जो है सबक को देख रहे हैं। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन दिया हुआ है, उस पर दबाएं, बटन दबाएं, ताकि हमारा अगला लेसन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए चलते हैं नाजरीन इसके आगे। बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह शेखी बगाड़ते हैं, अपनी बड़ाई हाँकते हैं। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते हैं और धोखा देते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने जेल के मजमून में इसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। सबक का नाम है नाज़रीन, अपने हमसाए से। सबक का नाम आप देख रहे हैं, अपने हमसाए। आपकी दरसी किताब में दिया हुआ है और इसके मुसन्निफ है कन्हैया लाल कपूर। तो मुबालगा आराई इसमें इस्तेमाल हुआ। मुबालगा आराई का मतलब क्या है? कोई भी चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। एक महबूब अपनी माशूका से कहता है कि तुम्हारे होठ हैं या गुलाब की पंखड़ियाँ। कहाँ गुलाब की पंखड़ियाँ और कहाँ उसकी महबूबा के होठ, लेकिन मुबालगा आराई से काम लेना है। एक माँ अपने काले कलूटे बेटे को कहती, मेरा बेटा चांद जैसा है ना। तो आइए हम देखते हैं इसी तरह के क्या और मिसालें कन्हैया लाल कपूर ने इसमें देने की जसारत की है। तो कन्हैया लाल कपूर 27 जून 1910 को जिला लायलपुर में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा यानी कि रियासत पंजाब में वो प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुई। इसके बारे में हम जान रहे हैं नाज़रीन, कन्हैया लाल कपूर के बारे में। और यही वो 1980 में उनकी वफात हुई। तंज व मज़ा में जुरत और बेबाकी कन्हैया लाल कपूर की खास पहचान है। किसी भी चीज को तंज और मज़ा का मरकज बनाना, समाज की जो बुराइयां होती है उसको तंजिया लहजे में लोगों तक कहना। देखिए आगे दे भी रहा है कि वो समाजी नाहमवारियों की जानदार तस्वीर पेश करते थे। हमारे हिंदुस्तानी समाज के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी जो है ना बराबरियां हैं, ना हमवारियां हैं। बहुत सारे लोग जो है समाज की ऐसी सोच की वजह से परेशान रहते हैं। उनकी तहरीरों में तंज और मज़ा का एहतजाज पहलू नुमाया है।
इन्हें परोडी लिखने में खास महारत हासिल थी। इनके तंजिया मजाहिया खाके भी मकबूल हुए। नो के नश्तर, बाल व पर, संग व खश्त, चंग व रुबाब और कॉमरेड शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबें। शेख चिल्ली के बारे में आपने पढ़ा है, कहानियां सुनी है, असातिज़ा ने आपको जो है वो कहानियां छोटी जमातों में सुनाया है, कभी अपने पीटी के पीरियड वगैरह या ऐसे और किसी प्रॉक्सी पीरियड में। शेख चिल्ली तो इस तरह से जो है समाज के अंदर जो हमारी बुराइयां हैं, कन्हैया लाल कपूर ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें समझाने की कोशिश की। आइए क्या लिखते हैं। ऊपर ही आपको एक जोक के ताल्लुक से उन्होंने बताया कि दो गप्पेबाज किस तरह की बातें करते हैं। हर एक गप्पेबाज अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहता, सामने वाले से बड़ा समझना चाहता है, इसलिए वो उसकी बात को सुनता है और उससे ज्यादा बड़ी बात करता है, फिर सामने वाला फिर उससे और बड़ी बात कहता है। इसी तरह से गप्पेबाजी चलती रहती है। तो यहां पर दो गप्पेबाज का किरदार की जो उसको उन्होंने रखा है कन्हैया लाल कपूर ने, दो दोस्त हैं आपस में गप्पेबाज इस तरह से जो है उन्होंने नाम दिया हुआ है। वो किस तरह की बातें करते हैं, इसके अंदर उन्वान के ताल्लुक से आप देख रहे हैं अपने हमसाये से, यानी कि वो एक दूसरे के जान पहचान वाले हैं, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, पड़ोस में रहने वाले हैं। क्या लिखते हैं कन्हैया लाल कपूर, आओ मियाँ समझौता करें। गप्पेबाज आपस में बात कर रहे हैं, आओ मियाँ समझौता कर लें। आज तक हम एक दूसरे पर रुआब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें कर रहे हैं जिन्हें फजूल ही नहीं मज़ाइका खैस कहा जा सकता है। मज़ाइका खैस कहा जा सकता है। साथ में आप समझते भी चलिए इसको, क्योंकि हम शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए एक बार टीचर की बुलंदख्वानी के बाद उसको करना काफी लंबा वक्त जाएगा। साथ में हम इसको समझते भी चले सबक को। तो मज़ाइका खैस कहा जा सकता है। मज़ाइका खैस कहना यानी कि मजाक करना, मजाक के तौर पर। लेकिन सवाल यह है आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरूब करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते रहेंगे या झूठ बोलकर अपनी आखिरत खराब करेंगे। दोनों गप्पेबाज आपस में एक समझौता करना चाह रहे हैं कि आओ बहुत हो गया, बहुत हमने एक दूसरे को बड़ा चढ़ा कर बात की, आज हम जो है एक सही निर्णय लेंगे, एक सही फैसले पर जाएंगे कि कब तक जो है हम अपनी आखिरत खराब करेंगे इसी तरह से झूठ बोल कर। मरूब करना यानी रुआब जमाना, एक दूसरे के ऊपर रुआब जमाना। जैसे औरतों के अंदर ये खासियत बहुत ज्यादा होती है, मेरी साड़ी ऐसी, तेरा जेवर ऐसा है, मेरा चप्पल ऐसी है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। ये काफी है कि औरतों के अंदर ये बातें हैं, लेकिन मर्दों के अंदर भी ये बातें पाई जाती हैं। तो कन्हैया लाल कपूर यहाँ पर दो गप्पेबाज जो कि मर्द हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। दिखाते दिखाते वो परेशान हो चुके हैं और अब वो समझौते करने के ऊपर आ गए। समझौता करना चाहते हैं कि बस हो गया, बहुत हो गया, हमने एक दूसरे को नीचा दिखाया, एक दूसरे के ऊपर रुआब जमाया, आओ हकीकत का सामना करते हैं। क्यों ना हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं। रईस इब्ने रईस, रईस के माने क्या होते हैं? माल व दौलत वाला। इब्ने रईस, इब्ने यानी कि इसका बेटा, रईस का बेटा, यानी मालदार बाप का मालदार बेटा। रईस इब्ने रईस। जैसे आपका नाम लिखना है, समझो आपका नाम फैयाज है तो फैयाज इब्ने नियाज है ना। इब्ने का मतलब फैयाज नियाज का बेटा है। इब्ने जो लगता है उर्दू के अंदर जो लफ्ज, वो इब्न का मतलब उसका बेटा। तो यहां पर मुसन्निफ यही लिख रहे हैं कि रईस इब्ने रईस नहीं, बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मुअल्लिम हूं। दो किरदार कौन कौन से ध्यान में रखिए, ध्यान में रख लो, बहुत जरूरी है कि इसके अंदर दो गप्पेबाज जो है उनका क्या प्रोफेशन, उनका क्या पेशा बता रहे हैं कन्हैया लाल कपूर कि एक ताजिर है, मामूली छोटा मोटा व्यापार करने वाला, और एक मुअल्लिम है, एक टीचर है मेरी तरह। और दोनों पिछले 5 बरस से एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के अंदर एक छोटे ताजिर की और एक टीचर की क्या हैसियत है आप जानते हैं। यहाँ पर एक फाइनेंशियली बात हो रही है, माली बात के तौर पर बात हो रही है। वैसे आप टीचर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। इस्लाम के अंदर तो माँ बाप से भी बढ़कर है टीचर का मर्तबा, लेकिन यहाँ गप्पेबाजी के अंदर बात चल रही है, आप इसको ध्यान में रखें।
तो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है तो मैं तुम्हें मतला कर दूं, मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। मैजिस्ट्रेट और जज दोनों के मायने सेम। तो वो कहता है कि मेरा भाई जो है मैजिस्ट्रेट है, तो दूसरा गप्पेबाज क्या कह रहा है कि मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है। हालांकि हकीकत यह है कि तुम्हारा भाई किसी मैजिस्ट्रेट का चपरासी है और मेरा कोई भाई ही नहीं, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूं। देख रहे हैं आप किस तरह से गप्पेबाजी चल रही है। ये अपने आप को क्या दिखा रहे हैं कि मैं फलां का भाई हूं, मेरा भाई जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है और मेरा भाई जो है वो मैजिस्ट्रेट है। गप्पेबाजी देखी कहां तक चल रही है। 2 साल हुए तुमने कहा था, पहला गप्पेबाज कह रहा है दूसरे गप्पेबाज से कि मैं बीवी बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मकाम यानी नैनीताल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? नैनीताल जा रहा हूं। नैनीताल क्या है? घूमने फिरने की जगह, सेहत अफजा मकाम। शिमला के अंदर आता है नैनीताल। और मैंने तुम्हें बताया था मैं भी मां अहलो अयाल ओटाकमंड जा रहा हूं। दोनों देखिए एक दूसरे को, एक कहता है कि मैं नैनीताल जा रहा हूं अपनी फैमिली को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर, तो दूसरा कहता है ठीक है यार मैं तो ओटाकमंड जा रहा हूं इस टाइम में, बस तुम नैनीताल हो के आओ, मैं ओटाकमंड जाकर आता हूं। जुनूबी भारत के अंदर का हिस्सा है ओटाकमंड। लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ओटाकमंड गया। तुमने वहां ना जाने का ये बहाना ढूंढा कि ये क्लब तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो गई। तुमने मुझे कहा कि यार मैं जब हम आपस में मिले तो मैं तुमसे पूछा कि क्या भाई नैनीताल होकर आ गए, तो तुमने मुझे कहा था कि नहीं नहीं यार हमारी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई जिसकी वजह से मैं नैनीताल नहीं जा सका और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। मैंने ओटाकमंड ना जाने की तुमको ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतजाम करना है और मैं भी नहीं जा सका क्योंकि मेरे साले की शादी थी, इसलिए घर का भाई बड़ा दामाद था, इसलिए मैं नहीं जा सका। लुत्फ ये है कि मुझे मालूम था तुम्हारी बीवी भली चंगी है और तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या अभी उसकी सगाई भी नहीं हुई है। समझ रहे हैं आप? अभी मेरे साले की शादी की तो बात बहुत दूर की है, उसकी सगाई भी नहीं हुई है, अभी उसका रिश्ता भी नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रुआब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज जरूर होना चाहिए। देखिए आप बीवियां बीच में आने लगी यहां पर। जब कहता है कि भाई जब तुमने मुझ पर रुआब जमाने के लिए किस्तों का मतलब क्या है? EMI पर, इंस्टॉलमेंट पर तुमने फ्रिज खरीदा था, तो मेरी बीवी को जब ये पता चला कि तुम फ्रिज खरीद लाए हो तो क्या हुआ? वो मेरे सर हो गई मतलब वो जिद करने लगी कि भाई हमारे भी घर में फ्रिज होना चाहिए। बाजू वाले घर में फ्रिज आ चुका है तो हमारे घर में भी फ्रिज होना चाहिए। चुनांचे ना चाहते हुए भी मुझे फ्रिज खरीदना पड़ा। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी हैसियत नहीं थी इस टाइम में फ्रिज खरीदने की, लेकिन चूंकि तुमने इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज ले लिया था इसलिए मेरी बीवी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो मेरे सर पर चढ़कर जो है बैठने लगी और जिद करने लगी कि नहीं अब हमारे घर में भी बल्कि उनसे बड़ा फ्रिज आना जरूरी है। तो हुआ ये कि मुझे फ्रिज खरीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविजन सेट खरीदना चाहते हो, किस्तों पर तुम टेलीविजन खरीदना चाहते हो। टेलीविजन सेट के मतलब क्या है? टीवी खरीदना चाहते हो, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। फ्रिज आया इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अब टीवी भी आ रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। खुदा के लिए ऐसा ना करना वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? दूसरा गप्पेबाज। फ्रिज की किस्त बड़ी मुश्किल से अदा करता हूं और अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवाला ही पिट जाएगा। क्यों कह रहा है ऐसा दूसरा गप्पेबाज? उसकी हैसियत नहीं है दूसरा इंस्टॉलमेंट भरने की। लेकिन अब चूंकि वो टीवी ले रहा है पहला गप्पेबाज, तो अब इसकी बीवी जिद करेगी कि भाई बाजू वाले घर में टीवी आया है तो हमारे घर में भी टीवी होना ही चाहिए। इसलिए उसको पहले से मालूम है कि अभी इसकी बीवी जिद करने वाली है, तो अपने दोस्त से, अपने पहले गप्पेबाज से वो गुजारिश कर रहा है कि भाई प्लीज ऐसा मत करो
कि तुमने टीवी तो किस पर ले लिया है। मैंने भी लिया, मेरी बीवी की जिद की वजह से। उसका इंस्टॉलमेंट भरते भरते अभी मुझे जो है वो फ्रिज के इंस्टॉलमेंट भरते भरते मुझे जो है अभी परेशानी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर टीवी का भी जो है इंस्टॉलमेंट भरने की बारी आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा दिवालिया पिट जाएगा। मैं जानता हूं कम व बेश तुम्हारा भी यही हाल है। वो कहता है कि तुम्हारे पास भी तो इतने कोई पैसे नहीं है, तुम भी जो उधार पे उधार इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट लिए जा रहे हो, तो तुम्हारा भी हाल कोई मेरे जैसा ही है, कोई अलग नहीं है तुम्हारा भी हाल। मैं जानता हूं तुम्हारी कमाई वगैरह क्या है। तो बकौल शायर इसको यूं भी कहा जा सकता है बच्चों, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं। देखिए क्या कहता है शायर, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। समझ रहे हैं? मेरे हाल से तुम्हारा हाल बेहतर नहीं है। जो मेरे हाल है, मेरा जो हाल है, मेरे जेब में जितने पैसे हैं तुम्हारे पास भी उतने ही है, मेरी जितनी कमाई है तुम्हारी भी उतनी है, तुम्हारे जितने खर्चे मेरे उतने हैं। यानी कि हम दोनों के हालात एक जैसे हैं। तुम्हारे पास कोई ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो गुजारिश कर रहा है कि तुम अल्लाह के वास्ते जो है वो टीवी सेट किस्त पर लेने की कोशिश ना करो। अगर तुम लोगे तो मुझे भी लेना पड़ेगा। बकौल शायर, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। समझ के बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदों कभी इस बात का एतराफ नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। खुले बंद, साफ लफ्जों में, खुले लफ्जों में, जाहिर तौर पर एकदम कह देना कि भाई हाँ मेरे दिल में ये है और ऐसे से मेरे हालात नहीं। कभी तुम खुलकर बात नहीं करते। ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदो कभी इस बात का एतराफ करना, मान लेना नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। एक ही नाव में सवार होना, तुम्हारा जो मसला है वो मेरा मसला है, तुम्हारे हालात जैसे वैसे मेरे हालात हैं, इसको कहते हैं एक ही नाव में सवार होना। कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के कीमती जेवर ले आते हो। मेरा काफिया तंग करना मुहावरा है। काफिया तंग करने के माने क्या हुई? सामने वाले को छोटा या नीचा दिखाना। सामने वाले को छोटा या नीचा दिखाना। कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बगाड़ती है, ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 रुपए का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते। तुमको पता है, तुम मुझे नीचा दिखाते हो तो होता क्या है? मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम अपनी बीवी को कभी साड़ी लाकर देते हो, कभी जेवर लाकर देते हो। तो जब तुम्हारी बीवी पहनकर सज धज कर जब मेरी बीवी से मिलती है, बड़ा ही हाँकने लगती है कि देखो भाभी, ये साड़ी जो है वो 500 रुपए की है, ये जेवर देखो 2000 रुपए का है। तो जब ये बातें मेरी बीवी जब सुनती है तो उसके सीने पर भी सांप लौटने लगता है। सांप लौटने लगना, हसद करना, मारे जलन की जिद करना कि बस अब मुझे भी वो चीज चाहिए, बेचैन हो जाना। और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है। जिस दिन तुमने लाकर दिए, पहनकर तुम्हारी बीवी आ गई, तो होता यह है कि उसी दिन से मेरी बीवी भी क्या करती है? जिद करना शुरू कर देती है, फरमाइश करने लगती है कि इससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और ना ही मुझे नींद आएगी। अब देखिए, अभी पहले गप्पेबाज की हालत क्या है, दूसरे गप्पेबाज की हालत क्या है। अब दूसरा गप्पेबाज जो है पहले वाले से कह रहा है कि तुम ऐसा करते हो यार, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। जेवर और साड़ी जब लाते हो, मेरी बीवी देखती है, मुझे भी जिद करने लगती है और ये कहती है कि उससे भारी जेवर चाहिए, उससे भारी साड़ी चाहिए, और जब तक नहीं तो मुझे नींद आएगी, ना मेरा खाना जो है हजम होगा, कुछ नहीं, भूख हड़ताल पे बैठ जाती है। गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया। देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गप्पेबाज दूसरे गप्पेबाज से कह रहा है कि दूसरी मिसाल देखो कि जब तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन था तो तुम्हारी बीवी ने अड़ोस पड़ोस की 25 औरतों को क्या किया? जन्मदिन की दावत देकर अपने घर बुलाए। अब मेरी बीवी का तकाजा है
कि 2 हफ्तों के बाद जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को दावत दूंगी। बताओ, तुम 25 बुलाते हो तो तुम्हारी बीवी 25 को बुलाती है, तो मेरी बीवी 50 को बुलाती है। ये हाल है, औरतों के अंदर भी ये बातें आ गई। अभी कभी तो हमारे अंदर ये थी बात, लेकिन अब क्या हो गया, औरतों के अंदर आ गई। वो कहती है कि मैं 50 औरतों को दावत दूंगी वरना हमसाई की नजर से गिर जाऊंगी। अगर मैं भी 25 को ही बुलाई तो मेरी क्या इज्जत रहेगी मोहल्ले के अंदर, इसलिए मैं क्या करूंगी, 50 को बुलाऊंगी। लोग मेरी तारीफ करना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया, लोगों की इतनी भीड़ होगी, चहल पहल होगी घर के अंदर, तो मेरी भी इज्जत बढ़ेगी, इसलिए मैं क्या करूंगी, 50 को बुलाऊंगी। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है बच्चों, खर्च कितना बढ़ रहा है और किसकी जेब से पैसे जाएंगे, ये सब मुसन्निफ की ही या गप्पेबाज जो है उसकी जेब से जाएंगे। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। देख रहे हैं, खाली छोटा दिखाना, टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना, बर्थडे मनाना, यहां तक की बात महदूद नहीं है। अब बात और आगे बढ़ने लगी। कहां तक बढ़ने लगी कि हर एक बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना रंग लाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। कैसी कोशिश करने लगे हैं? चुनांचे मेरी बीवी कहती है कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था। देखिए, अभी दूसरा गप्पेबाज पहले गप्पेबाज से क्या बोल रहा है कि मेरी बीवी कहती है कि कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। तो तुम्हारी बीवी फौरन मुंह बनाकर जवाब देती है 104 डिग्री भी कोई बुखार होता है? 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई, थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ 106 डिग्री बुखार है। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई, डॉक्टर तक को फोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। आप देख रहे हैं बुखार कितनी सीरियस बीमारी, वो भी 104 डिग्री, नॉट अ जोक। फिर यहां ये कह रही है बड़ा चढ़ाकर 2 डिग्री के 106 डिग्री। 104 डिग्री भी बुखार ठीक नहीं, और 106 डिग्री का तो बच्चों सवाल ही नहीं होता, खत्म हो जाएगा इंसान। 104 डिग्री के अंदर ही उसको बचाने के लेने के देने पड़ जाते, कहाँ 106 डिग्री बुखार। अब क्या करने लगे दोनों की बीवियां, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बीमारी में बोले 104 डिग्री, क्या बात करती हो भाभी, 104 डिग्री बुखार भी कोई बुखार होती है? मेरी बेटी को तो 106 डिग्री बुखार थी, जबकि बुखार किसी के रिश्तेदार नहीं होती। मरीज को जब बुखार आती है तो उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या नहीं, आप घरेलू इलाज जानते हैं, और फौरन डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर कहती है गप्पेबाज की बीवी कि मैंने डॉक्टर को तक फ़ोन नहीं किया, जबकि 106 डिग्री बुखार हो गया था। तो लोग जब एक दूसरे को अड़ा चढ़ा कर, बड़ा चढ़ा कर बोलने की कोशिश करते हैं तो बीमारी तो सीरियस लेने वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भी शान की बात समझ रहे हैं। आप सोच सकते हैं इसके बारे में, कितनी बुरी लानत है ये। तो मैंने डॉक्टर को तक फोन नहीं किया, जबकि 106-104 डिग्री के अंदर मरीज को तो बर्फ के अंदर ये कर देना चाहिए, वरना उसकी दिमाग की रगें फट सकती है। इतना सीरियस मैटर है। एक दिन फिर देखिए आगे क्या होता है। एक दिन तुम्हारी बीवी की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाफजनी की आदत का शिकार हो गए। अब तुम्हारे अंदर मेरे अंदर ये बात थी, अब हम ये बात हमारी बीवी में आ गई। अब हम दोनों चारों को देखते हुए अब ये बात हमारे बच्चों के अंदर भी आ गई। क्या आ गई बच्चों में? जब हम दोनों की बीवियां एक दूसरे से बात कर रहे थे, सोते वक्त तुम ज्यादा जोर से खर्राटे लेते हो, तुम्हारी बीवी, देख रहे हैं आप यहां पर, उस वक्त तुम ज्यादा जोर से खर्राटे लेते हो, या मैं तुम्हारी बीवी कह रही थी, यानी दोनों बीवियां आपस में बात कर रही है कि खर्राटे के बारे में बात हो रही है कि तुम्हारे शौहर ज्यादा खर्राटे लेते हैं या मेरे शौहर ज्यादा खर्राटे लेते हैं। सोने में नींद है, खर्राटे होते हैं, आवाज निकालता है कोई सोते वक्त।
तो यहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा है। तो एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इस मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज्यादा जोर से खर्राटे लेते हो या मैं। तुम्हारी बीवी कह रही थी वो जब खर्राटे लेते हैं, वो यानी उसका शौहर, वो जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज 1 फरलांग से सुनी जा सकती है। 1 फरलांग का मतलब नियर अबाउट 1 किलोमीटर, नियर अबाउट। इतनी दूर, इतनी जोर से खर्राटे लेते हैं, कितना बड़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। तो क्या करें कि जब मेरे शौहर सो जाते हैं और नींद करते रहते हैं, जब वो खर्राटे लेते हैं तो 1 फरलांग से भी आगे उसकी आवाज सुनाई देती है। तो मेरी बीवी उसे बता रही थी, हमारे साहब जब खर्राटे लेते हैं ना भाभी, तो उनके खर्राटों की आवाज सिविल अस्पताल में सुनाई देती है, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सुनाई देती है उनकी आवाज। कई बार डॉक्टर हमारे घर ये पूछने के लिए आते हैं कि खैरियत तो है। देखिए किस कदर जो है यहाँ पर औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पहली बीवी कह रही है कि 1 फरलांग से मेरे शौहर के खर्राटों की आवाज़ आती है, तो दूसरी अपने आप को और ऊंचा करने कर बताने, बड़ा चढ़ा कर बताने के लिए कहती है 1 किलोमीटर, 1 फरलांग क्या बात है। मेरे शौहर जब रात को सोते हैं तो सिविल हॉस्पिटल तक आवाज़ जाती है, तो सुबह में आकर हमारे पहचान वाले डॉक्टर आकर हमको पूछते हैं कि भाभी सब खैरियत तो है, भाई साहब की आवाज़ आ रही थी सोने की सिविल अस्पताल में। हम जान सकते हैं नाजरीन प्यारे बच्चों कि ये लानत कितनी बुरी है। ये इंसान के जो हालात हैं वही उसकी के मुताबिक जिंदगी काटना चाहिए। हमारी बीवियों की देखा देखी, देखिए बच्चे क्या होता है, बच्चे बड़े ऑब्जर्व करते हैं अपने बड़ों को, इसलिए बच्चों के सामने एकदम अच्छी बातें कही जाए और सही सही बातें कही जाए। बड़ों का कैरेक्टर बच्चों के सामने बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों की कॉपी करते हैं। हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाभजनी की आदत का शिकार हो गए। अब बच्चों के अंदर भी ये बातें आ गई। लाभजनी, लाभजनी क्या आया वर्ड, डेंगे मारना। बच्चों ने भी डेंगे मारना शुरू कर दी। ये 2 औरतें जब डेंगे मारती थी आपस में, तो बच्चे वहीं खेलते रहते थे, वहीं बैठे होते थे उनके सामने, देखते थे कि अब उसकी माँ इसको क्या कर रही है, इसकी माँ उससे क्या कह रही है। तो बच्चों के अंदर भी वो आदत आ गई, डेंगे मारने की, लाभजनी की आदत बच्चों में भी पड़ गई। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है मुझे हर रोज 2 रुपए जेब खर्च के लिए मिलते हैं, तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से कहता है कि मुझे रोज जो पॉकेट मनी जो है वो 2 रुपए मिलती है घर से, तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है सिर्फ 2 रुपए, हमें तो हर रोज 5 रुपए मिलते हैं। 5 रुपए, 2 रुपए की क्या बात करते हो, 5 रुपए देते मेरे मम्मी डैडी मुझे रोजाना जेब खर्च के लिए। देखिए ये बच्चा तो और भी आगे निकला, 5 रुपए मिलते हैं। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का ये कहता है कि मेरे बाप ने एक दफा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपए कमाए थे, तो मेरा लड़का और बाजी मारने के लिए क्या कहता है, तो मेरा लड़का उससे बाजी ले जाने की नीयत से उसे बताता है मेरे डैडी ने एक मर्तबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपए उड़ा लिए थे। तेरा क्या बात करते हो, 7,000 रुपए का मिट्टी का तेल बेचा, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बा तो स्कूल के पेटी कैश से जो होता है वहां से तो 10,000 रुपए उड़ा दिए थे मेरे अब्बा ने, ये तुम 7,000 की क्या बात करते हो। आप देख रहे हैं ये बच्चे एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी यही बातें अगर कोई गैर सुनेगा, कोई दूसरा सुनेगा, तो वो बच्चों के बारे में और वो उन दोनों की फैमिली के बारे में क्या अंदाजा लगा सकता है। एक कहता है कि मिट्टी का तेल बेचकर जो है ब्लैक मार्केटिंग की तो 7,000 रुपये मेरे अब्बा ने कमा लिए। दूसरा अपने अब्बा की इज्जत को और बढ़ाने के लिए कहता है मेरे अब्बा ने तो स्कूल के फंड से जो है वो पैसे निकाल लिए 10,000 रुपये। तो हमें बड़ा ध्यान देने की है, क्योंकि बच्चे बहुत बारीक बीन होते हैं। अजीज बच्चों और नाजरीन, बच्चे जो है ना बड़े बारीक बीन होते हैं, बहुत गौर व खौफ से उस चीज़ को देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है अ चाइल्ड इज़ अ कीन ऑब्जर्वर। बच्चों के सामने बहुत ही अच्छा किरदार पेश करना चाहिए, घर के हर फर्द को अच्छा किरदार पेश करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें पैदा हो। यहाँ देख रहे हैं
अपने माँ बाप की देखा देखी बच्चों के अंदर भी लाभजनी की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, डेंगे मारने की आदत पड़ गई। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई है कि डर लगता है कि किसी दिन हम दोनों अपने बच्चों या बीवी के बयानात की बिना पर गिरफ्तार न कर लिए जाएं। मुसन्निफ पहले ही पैराग्राफ में कह रहा था कि आओ समझौता कर ले, है ना, यहीं से सबक शुरू हुआ था कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये बीवियां बात करती रहे या कहीं बच्चे अब हमारे बात करते रहें, तो ऐसा ना हो कि इनकी गपबाजी की वजह से, इनकी डेंगे मारने की वजह से कहीं हम दोनों गिरफ्तार ना हो जाएं, हम कहीं कानून की शिकंजे में ना आ जाए। इसलिए आओ आज से समझौता कर ले कि आइंदा ना हम और ना हमारी बीवियां और ना हमारे बच्चे एक दूसरे पर रौब डालने की कोशिश करेंगे, बल्कि शराफत के साथ तस्लीम कर लेंगे कि हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना बच्चों, तब बात समझ में आ जाती है कि कहाँ गलती हो रही है और क्या हो रही है। इसलिए बहुत कुछ हो गया, एक दूसरे की साड़ी की वजह से दूसरी साड़ी महंगी खरीदी गई, टीवी के खरीदने की हैसियत नहीं है, फ्रिज खरीदने की हैसियत नहीं है, ज़बरदस्ती कर्ज के अंदर मुलविस हो जा रहे हैं। अब यहाँ तक कि बीमारियों के अंदर जो है मुकाबला आराई हो गई, फिर बाद में जो है वो सोने के ऊपर मुकाबला आराई हो गई, फिर वो चीज़ बच्चों के अंदर आ गई। तो अब दोनों गपबाजों ने इस कदर जो है वो अपने आप को कहा कि भाई हमारी हैसियत क्या है एक दूसरे की, हम एक दूसरे की जानते हैं, हकीकत का सामना करें, सच्चाई का सामना करें। आओ हम सब मिलकर क्या करें, समझौता करें। हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं और अगर हम ये समझते हैं कि हम रईस हैं तो एक दूसरे को नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना बच्चों, जो अपनी हालत है, जो अपनी हैसियत है, उतना ही हमें खर्च करना है, वैसे ही हमें रहना है। हमें बड़ा चढ़ाकर बताने से कोई हमको इनाम नहीं देता। अगर हमारे घर के अंदर टीवी है, कलर टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये है, अमका है, मीना है, डाका है, ये सब कुछ हमें क्या करने की जरूरत है? क्या जरूरत है हमें दूसरों को दिखाने के लिए, देखो हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, और मालूम पड़ा कि हर महीने की पहली तारीख को कर्जदार दरवाजे के ऊपर आकर खड़े हुए हैं। यह हमें करने की कोई जरूरत नहीं। जितना है उतने के अंदर ही जो है हम गुजर बसर करें, उसी के अंदर हम खुश रहें। ज्यादा कुछ करके जो हैसियत है ही नहीं है, उतना बताकर हमें क्या करना है? कर्जे में जाना है। और फिर बाद में हम पैसा वक्त पर, अगर इसमें किस्तों का जिक्र किया, EMI का जिक्र किया, अगर हम वक्त पर वो चीज़ अदा ना करें तो फिर जो है वो किसी साहूकार के सामने बेइज्जत हो जाए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की अपनी हैसियत है, जिस तरह के अपने हालात है, जैसी अपनी माली हैसियत है, उसके हिसाब से ही ज़िंदगी काटे। तभी जो है हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, और रात को भरपूर नींद में हम जो है सो सकते हैं। और जब हमारी सुबह शुरू होगी तो याद रखें, हमेशा याद रखें कि जो हालात अपने हैं, अगर आप किसी मजमून में कमज़ोर हैं तो कमज़ोर हैं, उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी मजमून में अच्छे हैं तो बिल्कुल अच्छे हैं। कमज़ोर हैं वहाँ पर तो उसमें बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या है, मैथ्स क्या चीज़ है, मेरा तो दावें हाथ का कमाल है। ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई कमज़ोर हैं तो हैं, डेंगे मारने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। और जब हकीकत खुलेगी लोगों के सामने तो अपने आप ही हम बेइज्जत हो जाएंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ में मैं समझता हूँ कि कन्हैयालाल कपूर का ये सबक अपने हमसाये से आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो गया होगा। आपने पूरी अच्छी तरह से ये बात को समझी होगी कि जैसे हालात हैं वैसे ही हम जिंदगी काटें, ज़्यादा गप्पेबाजी ना करें, ज़्यादा अपने आप को बड़ा चढ़ाकर ना पेश करें। इसी के साथ में आज के सबक का हमारा इख्तिताम होता है। और इसके बाद में हम अल्फाज माने जो हम देखते हैं हमेशा जो है लेसन के बाद में, जबकि सबक के दौरान में मैं हमेशा आपको ये समझाता रहता हूँ, फिर भी एक नज़र हम इनके ऊपर देखेंगे। अल्फाज जो आए हुए हैं
मुश्किल अल्फाज। आइए स्क्रीन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए रईस बिन रईस, यानी मैंने आपको बताया था कि बाप रईस है, तो बाप रईस का जो है वो बेटा भी क्या है, रईस है। तो माने क्या हो गए, बहुत मालदार बाप का मालदार बेटा यानी खानदानी अमीर। मैजिस्ट्रेट और जज दोनों के माने एक ही होते हैं। मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी लफ्ज है, जज उर्दू लफ्ज है। तो मैजिस्ट्रेट कह लीजिए या जज कह लीजिए, दोनों का मतलब जज होता है। यकलक यानी अचानक, कोई भी चीज यकलक जो होती है, अचानक जो होती है, उसको यकलक कहेंगे उर्दू में। सर हो जाना, जिद करना किसी भी चीज को। जैसे आप देखते हैं दूसरे गप्पेबाज की जो बीवी थी, वो टीवी लाने के लिए किस्तों पर मुसन्निफ के सर हो गई कि बस मुझे भी टीवी चाहिए, है ना। सर हो जाना यानी जिद करना, कोई भी चीज को हासिल करने की जिद करना, उसे कहते हैं सर हो जाना। दिवालिया पिट जाना, बड़ा नुकसान होना, बड़ा नुकसान होना। अगर कोई भी चीज मंसूबाबंद तरीके से नहीं करेंगे, याद रखिए दिवाला पिट जाएगा। आपकी जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करें, कहा गया ना उर्दू में। एक फिल्म भी आपने देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अगर आपकी आमदनी अठन्नी है, 8 आने हैं, तो उसमें से 40 पैसे खर्च करें, 25 पैसे खर्च करें, 10-15 पैसे बचा कर रखें बुरे वक्त के लिए, तो दिवालिया पिट जाना। तो जितनी हमारी आमदनी है उतना ही या उससे कम खर्च करें। बड़ा नुकसान होना, खुले बंदों यानी सबके सामने जाहिर में। कोई भी चीज है तो हमें खुले बंद में लोगों के सामने बता देना चाहिए, साफ साफ। देखिए सांच को आंच नहीं, क्या कहा जाता है, सांच को आंच नहीं। इसलिए हमेशा सच का साथ दीजिए। सच जो है भाई है, बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, फिर जब वो लोगों के सामने वो बात आएगी तो सर नीचा करने की बजाय सीना तान कर बात करेंगे, भाई हमने जो था वो सच हमने बताया। अगर आपकी जेब में 10 रुपए है तो 10 रुपए ही बताइए, 10 के आगे 1 0 लगाकर ये मत कहिए कि भाई मेरे पास 100 रुपए है। जब हकीकत लोगों के सामने आ गई तो हमें क्या होगा, नीचा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा देखिए क्या है, एक ही नाव में सवार होना। मैंने आपको बताया सबक के दौरान, एक ही नाव में सवार होना यानी कि तुम्हारा जो मसला है वो मेरा मसला, एक जैसे मसले का शिकार होना, एक जैसे के प्रॉब्लम। जैसे कि फाइनेंस का मसला सबके साथ में लगा रहता है। इसमें मिडिल क्लास के बारे में दिया है कि भाई एक छोटा सा ताजिर है और एक मौल्लिम है, तो दोनों के पास में जो है वो माली जो है मसले रहते हैं। इसलिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, एक ही नाव में सवार होना, एक जैसे मसले का शिकार होना। काफिया तंग करना यानी एक दूसरे को नीचा दिखाना या परेशान करना, किसी को भी परेशान करने के लिए चीज बताना। सीने पर सांप लौटना यानी हसद के मारे बेचैन होना। सीने पर सांप लौटना, किसी की बीवी जो है बहुत सारे जेवरात पहन कर आई तो दूसरी औरत जलने लगती है, वो बाप रे इतने जेवरात इसके पास कैसे आ गए, हसद और जलन उसके अंदर होती है। तो सांप लौटना उसको कहते हैं, सीने पर सांप लौटना। नीचा दिखाना, बेइज्जत कर देना। रंग लाना, जाहिर होना, नतीजा सामने आ जाना। लाफजनी करना यानी कि डेंगे मारना। जैसे बच्चों के बारे में है कि बच्चे भी क्या करने लगे, लाफजनी करने लगे, डेंगे मारने लगे। तो हमें डेंगे मारने की जरूरत नहीं है, जो सच है वही उसके ऊपर बात करना चाहिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों के ये सबक सबको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।